जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारतीय सेना ने 159 यानी 159 बुलेट प्रूफ ट्रूप कैरियर्स को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है। ये खरीद बाई इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के अंतर्गत होगी, जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देना है। ये वाहन मुख्य रूप से राष्ट्रीय राइफल्स और संबंधित जो मुख्यालयों में तैनात किए जाएंगे। इनका उपयोग आतंकवाद रोधी अभियानों और हाई रिस्क ऑपरेशन में सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए होगा। सेना चाहती है कि भारतीय कंपनियां पूरी तरीके से स्वदेशी समाधान पेश करें और ये परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। कंपनी को कम से कम 60 वाहन प्रति वर्ष बनाने की क्षमता दिखानी होगी और इन वाहनों में छोटे हथियारों की गोलीबारी, आईईडी हमलों और घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से सुरक्षा देने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसको यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। यदि निर्माण पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर संभव नहीं है तो कंपनियों को विदेशी हिस्सों के उपयोग का कारण भी बताना होगा। चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स को तकनीकी सहायता प्रदान करी थी। एवीआईसी यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के इंजीनियर झांग हेंग ने चीनी मीडिया सीसीटीवी को बताया कि उन्हें पाकिस्तान के एयरबेस पर जेट-इन-सीई फाइटर जेट के लिए ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए भेजा गया था। चीन के जेट-इन-सीई लड़ाकू विमानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हिस्सा लिया था। झांग हेंग ने दावा किया कि जेट-इन-सीई ने एक राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को निशाना बनाए जाने का दावा भी किया था। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण उनके पास नहीं है और इसीलिए उनके इस दावे को संदिग्ध भी माना जा रहा है। जेट-इन-सीई चाइना के जेट-इन-सी का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिसमें एसा रडार और लंबी दूरी की मिसाइलें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन के बीच में जो सैन्य सहयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ पर चीन ने क्योंकि सीधे तौर पर सैन्य मदद स्वीकार कर ली है, तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि भारत को आने वाले युद्धों के लिए खुद को और ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की बात माने तो पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा हथियारों की खरीद 2021 से 2025 के बीच में चीन से ही हुई है। भारत का लंबी दूरी तक मार करने वाला एंटी शिप कैरियर किलर मिसाइल प्रोग्राम अब शुरुआती विकास चरण से आगे बढ़ चुका है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसके 3 डेवलपमेंट ट्रायल पूरे कर लिए हैं और अब भारतीय नौसेना के साथ यूजर ट्रायल की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि इस मिसाइल सिस्टम का उद्देश्य दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े नौसैनिक जहाज़ों को लंबी दूरी से निशाना बनाना है। आधिकारिक तौर पर इसकी पूर्ण तैनाती 2029 से 30 तक मानी जा रही है, लेकिन सीमित संख्या में तटीय रक्षा भूमिका में इसे इससे पहले भी शामिल किया जा सकता है। यूजर ट्रायल के दौरान सिस्टम की विश्वसनीयता, टारगेटिंग क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में प्रदर्शन और रियल टाइम डेटा लिंक की जांच होगी। भविष्य में जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स जैसी संरचना है उस पर भी इसको इंक्लूड करने का विचार किया जा रहा है। शुरुआती तैनाती जो है वो तटीय बैटरियों के रूप में हो सकती है, जिससे भारत अपनी समुद्री सीमाओं पर मजबूत सी डिनायल क्षमता विकसित कर सकेगा। मिसाइल में मल्टी बोट सीकर, नेटवर्क आधारित सेंसर, अनमैन्ड व्हीकल, सैटेलाइट और समुद्री गश्ती विमानों से डेटा लेने जैसी उन्नत तकनीकें शामिल करी गई हैं। 2027 से 28 के बीच में इसके यूजर ट्रायल होने की उम्मीद है और 2029 से 30 तक इसके आधिकारिक इंडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। भारत के एवैक प्रोग्राम यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर डीआरडीओ की एलआरडीई लैब ने नेत्र मार्क 2 के लिए जो निजी कंपनियां हैं उनको आरएफपी जारी कर दी है, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब भारत का निजी क्षेत्र जो है या निजी रक्षा क्षेत्र भी मिशन क्रिटिकल एयरबोर्न रेडार सिस्टम में बड़ी भूमिका निभाएगा। नेत्र मार्क 2 मौजूदा नेत्र मार्क 1 से कहीं ज़्यादा उन्नत होगा। इसे एयरबस A321 विमान पर लगाया जाएगा और ये लगभग 300 डिग्री की निगरानी क्षमता प्रदान करेगा। इसमें गैलियम नाइट्राइड आधारित जो आधुनिक 4D एसा रडार है वो देखने को मिलेगा, जो एस बैंड और एक्स बैंड पर काम करेगा तथा हवाई, समुद्री और ड्रोन और स्टेल्थ जैसी जो लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट्स हैं उनको भी ट्रैक कर पाएगा। इस परियोजना में सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर, सिग्नल प्रोसेसिंग, डेटा फ्यूजन, साइबर सुरक्षा और रियल टाइम रेडार कंट्रोल सिस्टम विकसित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी और चुनी गई निजी कंपनी पूरे रेडार सॉफ्टवेयर स्टैक के विकास, परीक्षण और जो सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी है वो संभालेगी। भारतीय वायुसेना अपनी पहली 4 तेजस मार्क 1 अल्फा स्क्वाड्रनों को पाकिस्तानी सीमा के पास राजस्थान के नाल और फलोदी एयरबेस पर तैनात करने जा रही है। यहाँ पर नाल एयरबेस पर पहली और तीसरी स्क्वाड्रन को तैनात किया जाएगा, जबकि फलोदी एयरबेस पर दूसरी स्क्वाड्रन तैनात की जाएगी, जबकि आगे और यूनिट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है।
ये तैनाती पुराने मिकोयान मिग-21 लड़ाकू विमानों की जगह हो रही है, या आप इनको उनका रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स का लक्ष्य यहाँ पर पश्चिमी मोर्चे पर तेज प्रतिक्रिया यानी क्विक रिएक्शन, ज़्यादा शॉर्टी जनरेशन और मजबूत एयर डिफेंस क्षमता हासिल करने पर है। दोनों एयर बेसिस पर नए हैंगर, हार्डन शेल्टर, लॉजिस्टिक और मिशन प्लानिंग सुविधाओं का अपग्रेड किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 अल्फा में आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ज़्यादा विश्वसनीयता होगी, जिससे पाकिस्तानी सीमा पर भारत की ताकत बढ़ेगी। फिलहाल अगर हम डिलीवरी की बात करें तो इसी महीने की जो मीटिंग है उसमें एक बड़ा निर्णय आने वाला है, और अब ये लगभग 90% से ज़्यादा कंफर्म हो गया है कि जून से अगस्त के बीच में इनकी डिलीवरी हो जाएगी और इनका ऑफिशियल इंडक्शन भी कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।